दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी। आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं आपके लिए। आप कहेंगे कहानी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मौका वैलेंटाइन वीक का है और इस वैलेंटाइन वीक में क्या ऐसी कहानी हो सकती है जो आपके लिए प्रेरणादायक हो, जो आपके जीवन में कोई पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आए। मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर एसीपी तुषार सिंह जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की उनकी ये प्रेम कहानी रही, क्योंकि दोनों विवाह के सूत्र में बंधे हुए हैं। आप पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। आइए जानते हैं तुषार जी से। वेलकम तुषार जी, एबीपी पर आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आपसे पहले कि आपका परिचय, आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई कैसे हुई, उस दौर से अगर हम शुरू करें। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम तुषार सिंह है। वर्तमान में मैं एसीपी संयोगितागंज के पद पे पदस्थ हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो कई सारे स्कूल्स में रही है, क्योंकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो प्रायः हर 2-3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता था और उन्हीं के साथ डिफरेंट स्कूल्स में एजुकेशन रही है। प्रायः जो हायर एजुकेशन रही वो केंद्रीय विद्यालयों में रही है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, तो वो मैंने गाज़ियाबाद से किया है। उसके बाद फिर जैसा कि मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनको देख के मैं मोटिवेटेड रहा और फिर मैंने यूपीएससी और एमपीपीसीएस की तैयारी की। तो फिर 2014 जो एमपीपीसीएस है उसमें सिलेक्शन हुआ, तो उसकी ज्वाइनिंग 2017 जून में आई। तभी से फिर जॉइनिंग के दौरान ही मेरी अपूर्वा से मुलाकात हुई और तब तो एक सामान्य मुलाकात थी, बिल्कुल किसी से कोई ऐसा परिचय नहीं था। हम लोगों का 38 लोगों का ग्रुप था। सभी लोग एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीख रहे थे, नए नए जगह से आए थे, इंटरेक्शन हो रहा था। पर धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि आपका अगर सामने वाले से विचार मैच करने लगते हैं तो उनसे फिर आपकी बॉन्डिंग बनने लगती है। तो इसी तरीके से पहले सभी दोस्तों के साथ घूमना फिरना रहता था, जब एकेडमीज़ में रहते थे, ट्रेनिंग रहती थी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे पहचान होती गई और धीरे धीरे फिर वो मुलाकात गहरी दोस्ती में बदलती गई और फिर इवेंचुअली रिश्तों का अगर ताना बाना बुना जाता है, ये कहें जब, तो हमें ये ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसके एक दूसरे से विचार मिलना ज़रूरी है। तो मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा, नहीं तो मैम कहेंगी हमसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे सर ने बताया कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो मैम आप कहाँ से हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो कैसी थी, परिवार का बैकग्राउंड है वो कैसा है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब एक रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि यार कैसे एक शुरुआत होती है रिश्ते की और उसकी बेस क्या है, उसका थीम क्या है। नमस्कार। मेरा नाम अपूर्वा किलेदार है और मैं वर्तमान में इंदौर में एसीपी महिला सुरक्षा और हेडक्वार्टर के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि अभी तुषार ने बताया कि हम 2017 बैच के डीएसपीज़ हैं। 38 लोगों का हमारा 38th बैच था और वहाँ पे सब एक दूसरे से पहली बार मिले। उसके पहले जो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं नरसिंहपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर फार्मर हैं और मेरी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक स्कूली जो हमारी एजुकेशन है वो नरसिंहपुर से हुई थी। फिर मैं इंदौर आई, यहाँ से मैंने कॉलेज किया है इंजीनियरिंग। एक किसान की बेटी आप हैं, ये कहा जा सकता है। तो सब आपने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, किसान की बेटी आप घर लेकर के आए, क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो हमारे जो पूरे देश का विकास और पेट भरने का काम जो है वो किसान अन्नदाता ही है। तो हमारे अन्नदाता की जो हमारी गृह लक्ष्मी है वो हमारी अन्नदाता हमारी भी है। क्या बात है दर्शकों, मतलब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है ना, देश की हमारे यही खूबसूरती है कि हम गांव में रचते बसते हैं और हमारे ज़मीन, हमारी जड़ें वही हैं। तो आज भी अगर ये देखा जाए कि जो गांव से निकल कर लोग निकल के आते हैं, जो कहीं अपने आप को मुकाम हासिल जो करते हैं, एक उदाहरण बनते हैं लोगों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों में से ही हैं जो आज हमारे साथ बैठे हैं। तो तुषार जी, आगे कहानी हम बढ़ाते हैं। कैसे अपूर्वा मैम आपको मिली, किस जगह मिली और पहली आपके दिमाग में बात क्या आई मैम को देखने के बाद, उनकी बातें करने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद। सबसे पहले तो हम लोग एकेडमी में ही मिले थे। जब एकेडमी में हम लोग रेगुलर, हम लोग का बड़ा फिक्स शेड्यूल रहता है, वहाँ पे ट्रेनिंग रेगुलर चलती रहती है, हम लोग रेगुलर रनिंग्स पे जाते हैं। तो धीरे धीरे जब बीच में कुछ समय मिलता था तो लोगों की आमजन से बातें होती हैं। फिर हम लोग दोनों ही क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से थे और एक कॉमन फैक्टर जो रहा शुरुआत में हम लोगों के मिलने का वो ये था कि एकेडमीज़ में जब हम लोग एडमिशन लेने गए तो हम लोग कुछ ही लोग ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम से थे, बाकी हिंदी मीडियम से भी बहुत सारे बच्चे थे।
तो वहाँ पे जो हमारे एग्ज़ामिनेशन होते थे, पढ़ाई होती थी, वो सब हिंदी मीडियम में होती हैं एकेडमी में। तो हम लोग उसको पूरे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे, पढ़ाई करते थे। तो ऐसे जो हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप बना, उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। तो फिर उसी के दौरान हम लोग ज़्यादा संपर्क में रहने लगे, ज़्यादा बातचीत हुई और जो विचार हैं वो मेल खाने लगे। तो कभी भी जब एकेडमी टाइम में थे तो इतना नहीं सोचा था कि भविष्य में जाके शादी ही करनी है, पर धीरे धीरे जैसे दोस्ती गहराती गई और फिर जब इस प्रोफेशन को समझा और अच्छे से, तो ये लगा कि इस प्रोफेशन में रहने के लिए कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो इस प्रोफेशन को हमारे साथ समझ सके तो बेहतर होगा। मतलब पटरी जो है बराबर सी चलती रहे, एक चक्का बड़ा होता है एक छोटा तो दिक्कत आती है, एक जैसा चक्का होता है तो परेशानी होती है। तो मैम आप कह रहे थे कि परिवार किसान परिवार है, फिर उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई, आपने कैसे अपने थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम किया, पुलिस डिपार्टमेंट का कैसे प्लान आपने किया? मेरी जो मदर थी अभी वो हमारे बीच नहीं है, एक्सपायर हो गई थी 2009 में जब मैं 11th में थी। तो कहीं ना कहीं बचपन से वो आर्मी बैकग्राउंड से थी। मेरे जो मैटरनल साइड है उनने कहीं ना कहीं एक वो डिसिप्लिन हमारे अंदर डाला, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे समाज सेवा करनी है। जैसे वो गांव में रहती थी फिर भी वहाँ के बच्चों को पढ़ाती थी, तो उन्हें देख के हमने बहुत सीखा कि हम खुद कुछ बन जाएँ तो हम सोसाइटी को कितना गिव बैक कर सकते हैं। तो उनका ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और मैं 10th तक नरसिंहपुर में थी, वहाँ की CBSE टॉपर भी थी। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को लगता है बच्ची पढ़ने में अच्छी है तो इंदौर भेजा जाए। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर से अच्छी एजुकेशन कैपिटल है ही नहीं। तो मेरे बड़े भाई बहन भी इंदौर में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर मैं यहाँ आई। फिर यहाँ से मैंने 12th करी सत्य साई स्कूल से, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करी, उसमें भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी। फिर MPPSC दिया, उसमें भी 3 बार क्लियर किया और DSP ज्वाइन किया। अच्छा, तो तुषार सर से जब आपकी मुलाकात हुई तो मैंने तो उनसे सवाल किया, आपसे भी वही सवाल है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो निश्चित तौर पे हमको उसमें कुछ ऐसी अच्छाई दिखती है, कुछ बातें, कुछ गुण दिखते हैं जो अच्छे होते हैं, या तो हमारे विचार उनसे मेल खाते हैं। ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे आप तुषार सर की तरफ मतलब आकर्षित हुई और फिर आपने दोस्ती आगे बढ़ी, फिर वो संबंध प्रेम संबंध में बनी, फिर वो विवाह संबंध पे कन्वर्ट हुई? शुरुआत में तो दोस्ती ही थी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो जीवन साथी अगर वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है तो फिर निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी हम लोग दोस्तों जैसे ही ज़्यादातर रहते हैं, तो दोस्ती बहुत अच्छी थी शुरुआत में और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच कर जाता है, आपकी वाइब जो मैच होती है, कुछ बातें जो आप कहो भी ना वो सामने वाला समझ जाए। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ थी जो हम लोगों ने धीरे धीरे अकेडमी में ही एक्सपीरियंस करी और थिंकिंग भी कहीं ना कहीं मैच होती थी। और हम लोग स्टूडियस लोग थे, पढ़ लिख के बन गए DSP, पर वहाँ जब ट्रेनिंग करी, जब 8-8 किलोमीटर रोज़ दौड़ना पड़ता था, तो किसी का कुछ ना कुछ जो हमारी हेल्थ है उससे रिलेटेड इश्यूज आते रहते थे। तो उसमें इनने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया हेल्थ को लेके। तो बुरे वक्त पे भी आपका जो दोस्त साथ दे, तो उससे अच्छा तो जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता है। मैम ने तो बताई, बड़ी बहुत गुड बात बता दी। मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत हीरा चुन के लाए हैं और दर्शकों के सामने कह रहा हूँ इसलिए कि बहुत अच्छी एक आपने मतलब कहें कि बाउंडिंग आपकी बहुत अच्छी है। आपने क्या देखा था मैम के अंदर, क्या चीज़ें अच्छी लगी सर आपको? आज तो उनके सामने बताना पड़ेगा। नहीं, सबसे अच्छा जो मुझे लगा, एक तो हम लोग एकेडमी में जो रहते हैं बड़े ही सुख दुख के साथ ही रहते हैं। मतलब जितना फिज़िकल ट्रेनिंग हम लोगों की वहाँ होती है उससे ज़्यादा कहीं नहीं होती है। तो जो भी हम लोगों के सुख दुख रहते थे वो हम लोगों ने बहुत करीबी से देखा एक दूसरे को। तो वहाँ से हम लोगों की बहुत अच्छा जो बॉन्डिंग हुई वो हुई। उसके बाद सबसे अच्छा मुझे इनमें ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा व्यवहार कुशल, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ हैं। कोई भी इनमें ऐसे अहम नहीं है, कोई भी ईगो नहीं है। अगर कोई भी इनसे बातचीत करता है, चाहे हमारे बैचमेट्स हों, जूनियर हो, सीनियर हो, तो सबका जो आदर सम्मान करना है और जो सबको पोलाइटली रिस्पॉन्स करना है, वो देख के मुझे बहुत ही मतलब काफ़ी सनातनी है और बड़ा संस्कारी है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। बहुत तारीफ कर रहे हैं सर मैम, आज आपको बिल्कुल मिठाई बना के खिलानी पड़ेगी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल जिस पर हम अब आ रहे हैं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो जब लोग ये देख रहे हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, कभी हम देखते हैं कि झगड़ा भी होता है, कभी सुसाइड भी होते हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कभी आपके बीच झगड़ा हुआ, नहीं हुआ, कभी ऐसा रूठ ना मनाना हुआ, या मतलब बिल्कुल एकदम अच्छा चलता रहा सब? अब रूठ ना मनाना तो चलता ही है, हमारा जो जीवन है अब एक साथ चले तो बोरिंग हो जाता है।
जैसे कि हम फ्रैंकली बात करें तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती हैं, पर ऐसा कुछ मेजर तो नहीं होता है, क्योंकि हम दोनों पुलिस में हैं, एक दूसरे के वर्क कल्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं कि टाइमिंग कुछ नहीं रहती है, कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, ऑन टोज ही रहना पड़ता है, पर छोटी छोटी बातों में चलता रहता है रूठना मनाना। तो अच्छा, ये जब हम वैलेंटाइन वीक की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि क्या वैलेंटाइन का मीनिंग क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं और एक्चुअल क्या है? वैलेंटाइंस डे हमें मतलब एज अ आजकल तो हो गया है कि ट्रेंड बन गया है कि इतने सारे डेज होते हैं, रोज़ डे, और बहुत पूरे सारे 7 दिन बिजी रहते हैं ना? 7 दिन बिजी रहते हैं। पर ठीक है, एक हम ये नहीं कहेंगे कि हर दिन वैलेंटाइंस डे मनाओ, सिर्फ इसी को क्यों मना रहे हो, एक है दिन तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर अपने मन में किसी को आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ना तोलें कि भाई हमारे लिए ये गिफ्ट ला रहा है तो ये अच्छा है, या ये सब चीज़ें जो हैं आजकल का यूथ हमारा इससे बड़ा अट्रैक्ट होता है, तो ये सब ना देखें। आप देखें कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे कितना सामने वाला ध्यान देता है, बड़ी बड़ी के बजाय, और जो लिटिल थिंग्स बोलते हैं वो बहुत मैटर करती हैं, तो उसको देखें, बॉन्डिंग देखें, और बाकी तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और साथ रहें, अच्छे से रहें, यही सबके लिए अच्छा, मैसेज। क्योंकि एक लंबा जीवन साथी जब हम चुनते हैं, एक लंबा सफ़र होता है ज़िंदगी का, वो हमारे मरते दम तक साथ है, तो ऐसे में जब हम किसी को जीवन साथी चुनें तो क्या देखना चाहिए सर? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि जीवन साथी आपके चुनने में आपके परिवार का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हम जब भी जीवन साथी चुनते हैं तो हमारे माता पिता अगर उसमें सहमति जाहिर करते हैं तो हमारा जीवन और खुशमय हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर हमने सबसे पहले अपने घर वालों की अनुमति ली, वो भी राज़ी खुशी मान गए। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि जीवन साथी एक महत्वपूर्ण अंग है, वैसे ही एक फैमिली भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो दोनों का समन्वय अच्छा होता है तो आपका जीवन बहुत सुखमय रहता है। बाकी एक दूसरे से आप खुल के अपने विचार रख सकें, एक दूसरे से खुल के अपनी बात रख सकें, छोटी छोटी परेशानियाँ, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, छोटे छोटे सुख दुख, सब एक दूसरे से अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आपका जीवन हमेशा ही सुखमय रहेगा, फिर कोई समस्या। हम अक्सर देखते हैं मैम कि रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आजकल का यूथ आ रहा है, कॉलेज में आप देखिए, है ना, बहुत जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं, उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। तो क्या ऐसा कारण है, और आज का जो यूथ है क्यों वो इतना डिमोटिवेट हो गया है, उसके अंदर धैर्य नहीं है, या उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं ऐसी जो आपने फील की उस समय और आप भी आज आप दूसरों को समझाते होंगे? सबसे पहली बात तो हमें सोशल मीडिया जैसे बहुत आ गया है, दिखावे का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। जो मैं अभी जो यूथ है उसको मैसेज देना चाहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो आपका, और जो अच्छे बुरे वक्त में भी आपके साथ रहे। छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई कर लेना या कोई इशू बना लेना, वो सब थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, और ट्रस्ट करना चाहिए सामने वाले पे, और सामने वाले को भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक ये चीज़ मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, और जैसा कि को बाउंडिंग ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक सर ने एक बात कही कि जब हम प्रेम संबंधों को विवाह में हम परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो हमारे माता पिता की, हमारे अपनों की, बड़ों की अनुमति ज़रूरी है, लेकिन हर परिवार में ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? अब ऐसे में फिर आप 100% खुद श्योर रहें, सबसे पहली बात तो, कि आप, क्योंकि माँ बाप ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आप कुछ भी हो उनकी वजह से हो, तो पहली कोशिश तो यही रहे कि आपके माँ बाप खुश रहें और आपका जो डिसीजन है उसका साथ दें। और अगर वो किसी ना किसी कारण से उस पर मना कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें कन्विंस करें। एकदम ये नहीं करना है कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम अपोज ही करेंगे। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको लॉजिकली समझें कि क्यों उन्हें सामने वाला अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ें उन्हें समझाएं। वो समझेंगे, आपके माँ बाप ही हैं, वो आपका भला ही चाह रहे हैं, कुछ उनने नेगेटिव देखा होगा इसलिए वो मना कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको रोकूंगा सर, कई सारी एक सवाल है ना, आप अब ये नहीं कहिएगा कि मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ लेकिन एक बड़ा अच्छा सवाल है, लोगों के दिमाग में भी है कि सर हमारे देश में, हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या ऐसे में वो आड़े आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर क्या समाधान हो सकता है? निसंदेह वो आड़े आते हैं, और बिल्कुल अभी भी हम इस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे भी जो जातिगत मतभेद हैं या जातिगत जो डिस्क्रिपेंसी है वो अभी भी मायने रखती हैं, खासकर हमारे माता पिता के लिए। भले हमारी जनरेशन के लिए वो आज उतना मायने नहीं रखती हैं, पर हमारे माता पिता की जनरेशन के लिए बहुत मायने रखती हैं। पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो यही रहा है कि अगर हम अपने माता पिता से अपनी खुशी के बारे में, अपने
जो क्या कहें इमोशनल बैलेंस जो हमने एक अपने अपने जीवन साथी में ढूंढा है, और जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं आजकल के जीवन में कि जितने ज़्यादा जो विवाह विच्छेद हैं, डिवोर्स रेट है, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है। मेरा इसीलिए प्रश्न था। हाँ, तो वो वही इसी कारण होता है कई बार कि जब लोग जल्दीबाजी में खुद ही शादी कर लेते हैं, फिर दोनों फैमिलीज़ अगर साथ नहीं देती हैं तो वो बड़ा लोनलीनेस फील होता है। अगर वो दोनों आपस में भी झगड़ लेते हैं तो फिर उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मेरा हमेशा वही सभी से आग्रह रहता है कि हमेशा अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार और माता पिता को एक लूप में लेके चलें कि अगर आपने कोई जीवन साथी चुना है अपने लिए और वो आपको अच्छा लग रहा है, तो जब आप ही अपने माता पिता दोस्तों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों हमारे लिए अच्छा है, हमारे जीवन के लिए क्यों अच्छा है, तो फिर कोई और कैसे कन्विंस कर सकता है। मतलब मैम कभी बिजी हैं तो आप घर में खाना बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग जब लास्टली पोस्टेड थे 3 साल दोनों जन जबलपुर में, तो जो मैडम का एरिया था वो बड़ा ही टिपिकल एरिया था। तो कई बार मैडम 3-3 दिन तक घर नहीं आ पाई, और ब्लाइंड मर्डर्स में 3-3 दिन तक वहीं वो थाने में ही स्टे करते थे और सब करते थे। तो बिल्कुल जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बातें हुई हैं, अपने आप को आप संभाल के रखें, अपनी लॉयल्टी बना के रखें, ईमानदारी बना के रखें। अगर आप प्रेम विवाह को प्रेम संबंधों को विवाह में आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहले मजबूत करना होगा। जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे तो आप अपने परिवार को मजबूत कर पाएंगे। और वो निश्चित तौर पर आज हमारे सामने उदाहरण है तुषार जी का और अपूर्वा जी का कि किस तरह से उन्होंने अपने संबंध आगे बढ़ाए, और आज निश्चित रूप से आप पूरे देश के लिए और पूरे उन लोगों के लिए उदाहरण है जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक गाना है, एक कहावत है, उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कहा जाता है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से मिल रही रोशनी है। तो यही रोशनी अपने जीवन में आप बनाए रखें, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।